जी, तो हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के हवाले से, मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, जिसमें हमने पहले एक सीरीज़ की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेल इनफर्टिलिटी को लेकर मिथ्स क्या हैं और एक्चुअल रियलिटीज़ क्या है। इसको समझना हमारी मरीज़ों का और आम आवाम का जानना बड़ा ज़रूरी है, पेरेंट्स का भी और कपल्स का भी और सोसाइटी का भी, क्योंकि इसमें फिर सोसाइटी भी रोल प्ले करती है एजुकेशन के हवाले से। तो ये बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एनुअली को 15% कपल जो होते हैं वो इस चीज़ का शिकार होते हैं इनफर्टिलिटी का, और इसके में से 50% लोग जो होते हैं, वो जो कपल इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, वो रोल मेल्स का होता है। हमारे यहाँ जो कि मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मेल्स अपना टेस्ट करवाना, अपना इलाज करवाना, वो एक शर्म महसूस करते हैं, और इस चीज़ को वो एक अपना क्या कह सकते हैं कि वो अपने आप को फील करते हैं कि नहीं मैं फिट हूँ। वो इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना चाहते। जबकि वो अपनी ख़वातीन को जो है वो डिफरेंट जगहों पे टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट्स के लिए भेजते हैं, लेकिन अपना नहीं करवाते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इनफर्टिलिटी होती क्यों है, मर्दों के अंदर इनफर्टिलिटी की कौन-कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी या बेऔलादी, इसको कहते हैं कि बेऔलादी हो सकती है। अच्छा, जो हम काज़ बताने जा रहे हैं आज की जो वजूहात हैं इसकी, क्योंकि हमें इस वजूहात को समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली जो है, जो ज़्यादा रोल प्ले करती है, वो जेनेटिक है। सम टाइम लोगों के जीन्स के अंदर ऐसी खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो बाप बनने के काबिल नहीं रहते मर्द। इसमें कोई क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। ये एक बीमारी है जिसकी वजह से जो मेल्स के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन है उसमें इश्यूज आ जाते हैं। उसके अलावा जो है वाई क्रोमोसोम अगर नॉर्मल हो, वाई क्रोमोसोम के अंदर कोई माइक्रो डिलीशन हो जाए, तो उसकी वजह से भी बेऔलादी जो है वो कॉमन हो जाती है। और इसके अलावा अगर जीन फाइब्रोसिस जो है, जो वो उसकी म्यूटेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी वो मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जीनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट्स पॉसिबल नहीं होती, ये मेडिसिन से चेंज नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो इसकी इश्यूज होते हैं, उसमें सबसे जो बड़ा अहम है वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। मेल के अगर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें भी, जिसमें उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, और इसके अलावा बाकी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या बाकी जितने भी हार्मोन है, उसका जो पिट्यूटरी है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, वो हार्मोन्स को सही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसमें बेऔलादी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है एनाटॉमिकल इश्यूज। एनाटॉमिकल इश्यूज का मतलब ये होता है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कोई ऐसी जो जो ऑर्गन या जो जो सेल्स टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर कोई खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकती है, बांझपन का शिकार हो सकता है एक मर्द। इसमें सबसे पहले जो बीमारी आती है वो वेरिकोसील होती है। वेरिकोसील ये होती है कि जो आपके टेस्टिस होते हैं, जो उसके जो ब्लड सप्लाई होती है, उसमें इश्यूज आ जाते हैं। ब्लड की जो वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, उनकी सप्लाई रुक जाती है, या वो ज़्यादा फूल जाती हैं, या उसके अंदर जो ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई जो है वो टेस्टिस को नहीं जाती, और उनकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासर हो जाती है। दूसरी, ये एक न्यूनेट्स से बीमारी शुरू होती है, मतलब पैदा होते ही बच्चों में ये इस तरह की होती है जिसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब ये होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे जो उसकी थैली है उसके अंदर नहीं आते, बल्कि ऊपर बॉडी में रह जाते हैं, तो वहाँ वो सही ग्रो भी नहीं करते, सही मैच्योर भी नहीं होते, इस वजह से उसकी भी बीमारी रह जाती है। ये दो ऐसी एनाटॉमिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई ब्लॉकेज है उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर, या जो नालियाँ स्पर्म्स को जो है वो बाहर यूरेथ्रा तक लेके आती है, उनके अंदर भी कहीं को ब्लॉकेज हो सकती है, उसकी वजह से भी ये सारे जो है ये एनाटॉमिकल इश्यूज आएंगे जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अहम है वो है इन्फेक्शियस डिजीज। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसमें स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं जो सेक्स के जरिए ही फैलती हैं, जिसमें गोनोरिया हो सकता है, जिसमें सुजाक भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा कोई और वायरल ऐसी डिजीज़ है, एड्स हो सकती है, या और ऐसी कोई वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से जो अगर मर्द उस इन्फेक्शन का शिकार है, तो उसकी वजह से भी वो बेऔलाद रह सकता है। अगला जो अहम है वो एक्सपोजर है। अगर मेल्स का एक्सपोजर जो है वो उसका रह जाता है, उसके खिलाफ किसी ऐसी जगह पे काम करता है, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ टॉक्सिन उसके साथ रहते हैं, जो पब्लिक के लिए ड्राइविंग करते हैं, या किसी खास एरिया में किसी खास फैक्ट्री में काम करते हैं, स्पेशली इनके बारे में भी कहा जाता है जहाँ एटॉमिकल चीज़ें बन रही होती हैं, वहाँ पे भी जहाँ असला बन रहा होता है, बारूद बन रहा होता है, उनकी चूँकि रेडिएशंस होती हैं, यूरेनियम की रेडिएशंस होती हैं, उनकी वजह से भी इफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा जो लोग ये पेंट का काम करते हैं, या फिर जो लोग डस्ट में काम करते हैं, वो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स अपने सांस के अंदर ले जाते हैं, इसलिए जो फिर खून में शामिल होकर बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनका इंजन जो है वो ड्राइवर की सीट के नीचे होता है, तो ऐसी गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवर्स भी आमतौर पर जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं।
तो ये भी एक अहम वजह है जिसकी वजह से लोग बेऔलादी का शिकार होते हैं और बाद में डिफरेंट किस्म के इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। जहाँ बहुत सारे बाकी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, उसके साथ-साथ एक और चीज़ भी होती है जिसको मेडिकल कंडीशंस कहते हैं। हमारी डिफरेंट बीमारियाँ जो होती हैं वो भी हमें इस नहज पे ला के खड़ा कर देती हैं कि हम वहाँ अपनी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको खो बैठते हैं। उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो डायबिटीज़ है, ठीक है ना? डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो वीकनेसेस बढ़ती जाती हैं और अल्टीमेटली इस कंडीशन तक पेशेंट चला जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और वो किसी किस्म के ट्रीटमेंट्स करवा रहा है तो उनके ट्रीटमेंट्स बहुत किस्म की सख्त होती हैं, उनमें इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो किडनीज़ के पेशेंट होते हैं जिनका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बड़ा होता है, डायलिसिस पे चले जाते हैं, ये वैसे उनका किडनी जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता है। तो ये कंडीशन भी ऐसी होती हैं जो मेल में इनफर्टिलिटी कॉज़ करती हैं। नेक्स्ट कॉज़ है जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक कॉज़। इडियोपैथिक कॉज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी पेशेंट जिनके अंदर इनफर्टिलिटी तो है, लेकिन उसकी वजह नहीं मालूम हो रही। तो उम्मन साइंस ये कहती है कि 25% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह के कोई मसले भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद वो ये तो पता चल रहा होता है कि उसका स्पर्म जो है वो ओलिगोस्पर्मिया है या फिर एज़ोस्पर्मिया है या फिर स्पर्म जो है वो सही बन नहीं रहे या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है। लेकिन उसकी इन सब में से जो मैंने पहले डिस्कस किया कोई काज़ भी नहीं होती। मतलब उसका लाइफ़स्टाइल भी ठीक होता है, उसको कोई बीमारी भी नहीं है, उसके जीन्स भी ठीक हैं, उसके एनवायरमेंटल भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो बीमार रह सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एज इसमें बड़ी मैटर करती है। अगर एक पेशेंट की जो एज है वो ज़्यादा हो जाएगी, एडवांस पेरेंटिंग है, मतलब 40 प्लस या 50 प्लस वो पेशेंट चला गया है, तो उसमें भी उसकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो दोनों मुतासर हो सकती हैं। और सबसे अहम बात ये है कि कुछ ख़ास मेडिकेशंस भी ऐसी हैं जो पेशेंट रेगुलर ले रहे होते हैं। उसमें गुर्दों की बीमारियों की गोलियाँ हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ हैं, शुगर की गोलियाँ हैं, जोड़ों के दर्दों की गोलियाँ हैं या वैसे कोई पेन किलर्स हैं। इस तरह की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज़ कर देती हैं। तो ये आज हमने सारी वजूहात डिस्कस की हैं जिनकी वजह से एक मर्द में जो है वो बेऔलादी हो सकती है और वो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर घिर सकता है और उसके बावजूद भी अगर उसको नहीं मिल रही तो इट्स मीन वो इडियोपैथिक में है। लेकिन मर्दों के लिए आज की इस वीडियो के ज़रिए स्पेशल पैगाम है कि आप काइंडली जब आप शादी कर रहे हों या शादी कर चुके हों, तो अगर आप 2-3 माह के अंदर अपना कंसीव नहीं कर पा रहे, आपको खुशखबरी नहीं आ रही, तो काइंडली आप जहाँ अपने मिसेज़ का टेस्ट करवाने जा रहे हैं, उसके साथ-साथ आप अपना टेस्ट भी टाइम से करवाएँ और बेऔलादी पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि काबिल इलाज है, तो आप ज़रूर उस पर लेकिन उसकी तशख़ीस बाकायदा होना ज़रूरी है। अपनी तशख़ीस करवाएँ कि आप क्यों बेऔलाद हैं, उसकी तशख़ीस करवाने के बाद अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ, तो आपका ये मसला हल हो सकता है।